नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जहां कृषि मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। किसानों को लेकर कई बातें कही है। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती किसानी के विकास के लिए पैसे और बाजार की दिक्कत को दूर करने के लिए किसान निवेश पोर्टल और एग्री क्योर फंड को आज यानी कि मंगलवार को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसान खरीदता है तो कारोबार चलता है। किसान देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्राण है। उन्होंने कहा कि किसानों को ग्रुप में एक साथ फसलों की खेती करनी चाहिए। यह चमत्कार कर सकती है। कई बातों को लेकर उन्होंने कहा, जहां कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए निवेश की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और खेती किसानी को विकसित करने विस्तार करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए एग्रीसूरी फंड और किसान निवेश पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए फंड मुहैया कराने में मदद मिलेगी और खेती में सुधार होगा। कुछ बातें उनके द्वारा कही गई है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बयान जो उनका सामने आया है वो सुनाते हैं। योगदान आज भी खेती का है और 18% तो सीधे सीधे है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना होगा जरा सोचिए। किसान के पास जब पैसा आता है, फसल अच्छी होती है, वो दुकान पे खरीदने जाता है सामान। अगर पैसा पास में होगा तो गाड़ी खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, मकान बनाएगा, सीमेंट, सरिया, कपड़े। जब वो खरीदता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। और जब व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखानों के पहिए भी चलते हैं, स्टार्टअप्स भी चलते हैं और फिर उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता है कि देश की जीडीपी में 18% योगदान आज भी खेती का है और 18% तो सीधे सीधे है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना होगा जरा सोचिए। किसान के पास जब पैसा आता है, फसल अच्छी होती है, तो वो दुकान पे खरीदने जाता है सामान। अगर पैसा पास में होगा तो गाड़ी खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, मकान बनाएगा, सीमेंट, सरिया, कपड़े। जब वो खरीदता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। और जब व्यापारी की दुकान चलती है तो कारखानों के पहिए भी चलते हैं, स्टार्टअप्स भी चलते हैं और फिर उससे पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण होता तो नया निवेश आता है। तो डायरेक्ट तो 18% योगदान है किसानों का, लेकिन इनडायरेक्ट की अगर चर्चा करें तो इससे बहुत ज्यादा है। कि देश की जीडीपी में 18% योगदान आज भी खेती का है और 18% तो सीधे सीधे है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कितना होगा जरा सोचिए। किसान के पास जब पैसा आता है, फसल अच्छी होती है, तो वो दुकान पे खरीदने जाता है सामान। अगर पैसा पास में होगा तो गाड़ी खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, मकान बनाएगा, सीमेंट, सरिया, कपड़े। जब वो खरीदता है तो व्यापारी की दुकान चलती है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। सुना आपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, कुछ बातें उनके द्वारा कही गई। क्या कुछ वो पॉइंट्स हैं जहां आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को ठीक दाम मिलना जरूरी है, फसलों का विविधीकरण जरूरी है ताकि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल सके। किसान सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। राज्यों में मैपिंग की जरूरत है ताकि जलवायु के हिसाब से उत्पादन किया जा सके। योजनाओं की कमी नहीं है।
जरूरत है उसका लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने की। जरूरत ऐसी व्यवस्था करने की है कि एक ही जगह सारी जानकारी किसानों और कारोबारियों को मिल जाए। कृषि क्षेत्र में निवेश की जरूरत है ताकि वैल्यू एडिशन किया जा सके। इससे किसान और खेती का विकास तेजी से किया जा सके। तो अगर कुछ और बातें जिस तरीके से उनके द्वारा कही गई है, हालांकि कई तथ्य हैं जहां पर उन्होंने बातचीत की है। इस बीच एक खबर है, उसका रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए थे। हालांकि इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया था और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई और साफ तौर पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए। ऐसे में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकारी ट्रक लेकर आए, आगे आपको दीवार मिलेगी। सुनिए और क्या कुछ कहना है उनका। मीडिया के थ्रू जो मीडिया में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी, जो मीडिया में शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास प्रोसीडिंग आएगी आज कल, जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। उसके बाद दोनों फोरम मीटिंग करेंगे और उसके बाद ऑप्शनली हम लोग बोल सकेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, जो भी होगा उसके बारे में। जो देखिए, जहां तक रास्ता खोलने का सवाल है, 13 फरवरी से पहले हरियाणा सरकार ने बंद किया था। अब ये हमारी लिट नहीं है, उदय प्रताप सिंह वर्सेस हरियाणा सरकार, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और इस तरफ से जो पंजाब में है, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में नहीं आ रहा है। रास्ता पूरी तरह खुला है। जो भी मीडिया चाहे, कोई सरकार चाहे, हरियाणा के अधिकारी चाहे, आ जाएं, ट्रक लेके आए, बस लेके आए, हमारी ओर से तो आगे आप चले जाओगे, आपको आगे दीवार मिलेगी। अब दीवार वाली सरकार को बोलने का जरूरत है कि वो दीवार खोले और आम जनता की मुश्किल का हल करे। जहां तक किसानों के मुद्दे का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसानों के मुद्दे कोई भी कमेटी हल नहीं करवा सकती। अगर मुद्दों पर बात करनी है, सरकार स्वयं करे। जो बात सरकार सीधा करके हल नहीं करा सकी, वो कमेटी कैसे करवा देगी? मेरी व्यक्तिगत राय है, कमेटियां मसलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए होती हैं और मसलों को, आंदोलन को खत्म कराने के लिए होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए। ऐसे में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकारी ट्रक लेकर आए, आगे आपको दीवार मिलेगी। सुनिए और क्या कुछ कहना है उनका। मीडिया के थ्रू जो मीडिया में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी, जो मीडिया में शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास प्रोसीडिंग आएगी आज कल, जब तक हमें वो मिल नहीं जाती। उसके बाद दोनों फोरम मीटिंग करेंगे और उसके बाद ऑप्शनली हम लोग बोल सकेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, जो भी होगा उसके बारे में। जो देखिए, जहां तक रास्ता खोलने का सवाल है, 13 फरवरी से पहले हरियाणा सरकार ने बंद किया था। अब ये हमारी लिट नहीं है, उदय प्रताप सिंह वर्सेस हरियाणा सरकार, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। और इस तरफ से जो पंजाब में है, कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते में नहीं आ रहा है।
रास्ता पूरी तरह खुला है। जो भी मीडिया चाहे, कोई सरकार चाहे, हरियाणा के अधिकारी चाहे, आ जाएं, ट्रक लेके आए, बस लेके आए। हमारी ओर से तो आगे आप चले जाओगे, आपको आगे दीवार मिलेगी। अब दीवार वाली सरकार को बोलने का जरूरत है कि वो दीवार खोले और आम जनता की मुश्किल का हल करे। जहां तक किसानों के मुद्दे का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसानों के मुद्दे कोई भी कमेटी हल नहीं करवा सकती। अगर मुद्दों पर बात करनी है, सरकार स्वयं करे। जो बात सरकार सीधा करके हल नहीं करा सकी, वो कमेटी कैसे करवा देगी? मेरी व्यक्तिगत राय है, कमेटियां मसलों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए होती हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो राकेश टिकैत से। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत जब कल पंजाब के चंडीगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने किसानों का समर्थन किया। वहीं हरियाणा सरकार को भी उन्होंने घेरा और चुनाव से पहले ही उन्होंने एक बड़ी बात, एक बड़ा निशाना हरियाणा सरकार पर साधा है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों का 5 दिवसीय विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन, उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की अगुवाई में किसान विरोध कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ में हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे। इस बीच अपना समर्थन देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी कल चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मांग तो किसी की भी गलत नहीं है, किसान अपनी मांग रखेंगे। मांग तो किसी की गलत नहीं है, मांग तो आदमी रखेगा ना अपनी। मानना ना मानना सरकार का काम है, और ये बहुत भारत सरकार से वो है एफिलिएटेड, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से है। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना था, जैसे हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं तो किसानों के प्रोटेस्ट से हरियाणा इलेक्शन का असर पड़ने को दिखेगा। और सर क्या वो जो सरकार थी हरियाणा में वो चली जाएगी, और सर देख लियो। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित दशहरा मैदान में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे थे। किसान बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और उन्होंने कहा कि मांग तो किसी की भी गलत नहीं है, किसान अपनी मांग रखेंगे। मांग तो किसी की गलत नहीं है, मांग तो आदमी रखेगा ना अपनी। मानना ना मानना सरकार का काम है, और ये बहुत भारत सरकार से वो है एफिलिएटेड, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से है। अच्छा सर, एक सवाल और पूछना था, जैसे हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं तो किसानों के प्रोटेस्ट से हरियाणा इलेक्शन का असर पड़ने को दिखेगा। और सर क्या वो जो सरकार थी हरियाणा में वो चली जाएगी, और सर देख लियो। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित दशहरा मैदान में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे थे। किसान बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अपने निजी वाहनों में सवार होकर हजारों की तादाद में पहुंचे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम और भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने अलग अलग मोर्चा लगाया। एसकेएम के द्वारा कल महापंचायत भी की गई थी। बलवीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में लगभग 3 घंटे तक ये महापंचायत चली थी, जिसमें 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। जिस तरह किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, ऐसे में देखने वाली बात है कि पंजाब सरकार क्या किसानों की 25 मांगों को पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में हालांकि भीषण गर्मी लोगों को एक बार फिर से सताने लगी है, खास करके दिल्ली एनसीआर में। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जमकर बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर का महीना आ गया और बारिश का ये सिलसिला अभी भी कई जगह पर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश का ये अपडेट 1 हफ्ते के लिए है। तो बता दें कि आज यानी 3 सितंबर को गुजरात में भयंकर बारिश हो सकती है। हालांकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। यहाँ के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर हालात बेहतर नहीं है और इसके चलते कुछ और राज्य हैं, जैसे कि आपको बताते हैं सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने का भी अलर्ट है। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 सितंबर को बारिश की अच्छी खासी तादाद देखने को मिलेगी, यानी कि भारी बारिश होने की उम्मीद है। केवल सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में बहुत भारी बारिश के साथ आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हर दिन के साथ बारिश की तादाद में कमी देखी जा रही।
5 सितंबर को उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, ये तमाम जगह जहां पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर कई जगह हम देख रहे हैं कि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस बीच आपको बता दें कि बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं कि अभी भी कई जगह पर मौसम सामान्य बना हुआ है। अगले कुछ दिनों के बाद बारिश होने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मौसम में बदलाव होगा। लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा बातचीत की जाए दक्षिणी राज्यों की, तो वहां पर भी अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस बीच हम आपको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सुनाते हैं, जहां पर उन्होंने किसानों को लेकर कई तरह की बातें की है। हमारे सभी साथीगण, बैंकों से भी हमारे बैंकर्स आए हैं, उनके कारण ही हम इतना प्रगति आईएफ में कर पाए हैं। स्टार्टअप्स के मित्र भी आए हैं। करते हैं वो खेती को यथार्थ में कैसे खेती और किसानी आगे बढ़ के किसान की आय बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करे, जनता को पौष्टिक आहार मिले। तो एक अलग तरह का उनका दृष्टिकोण है। और इसलिए खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो रोड मैप तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उसके 6 सूत्र हैं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनमें से सिंचाई की बेहतर व्यवस्था से लेके अच्छे बीजों तक का निर्माण शामिल है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने यहीं इसी कैंपस में पूछा कि 65 अलग अलग फसलों की 109 प्रजातियों के बीज रिलीज किए थे और उनमें से अलग अलग प्रकार के बीज थे। जैसे धान, 30% पानी, कम पानी में होने वाली धान, रोपाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जैसे गेहूं बोते हैं वैसे बो दीजिए। बाजरा की एक 70 दिन की किस्म विकसित की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। आमतौर पे 110 दिन में आती है, 115 दिन में आती है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयत्न किए तो उत्पादन बढ़े, जलवायु अनुकूल बीज आए, अच्छा उत्पादन देने वाले बीज आए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से वो फसल निपट सके, उसके प्रयत्न जारी है। तो एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा है उत्पादन की लागत कम करना। कम लागत करके किसान का प्रॉफिट बढ़ सकता है और उस दिशा में लगातार सरकार अनेकों प्रकार के कदम उठा रही है। अलग अलग तरह की कृषि पद्धतियों, जैसे धान में ही और श्री पद्धति जैसी पद्धति हुई, सोयाबीन में बेड पर सोयाबीन लगाओ, उसके मैं विस्तार पर नहीं जा रहा, लेकिन अलग अलग पद्धतियां लागत कम करने के लिए ही, यूरिया हो, डीएपी हो, खाद हो, कितनी सब्सिडी किसान भाइयों और बहनों को दिए जा रही। 2100 रुपए की सब्सिडी मिलती है यूरिया की एक बोरी खरीदने पर किसान भाइयों को। डीएपी के दाम बढ़ ना जाए, केवल 1350 रुपया में डीएपी मिले। आप जानते हैं कि बीच में तुर्की की समस्या के कारण, रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज देर से पहुंच रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, तो 2625 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़े
और लागत कम बनी रहे इसके लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी का एक प्रयत्न है। हमारे छोटे छोटे किसान, वैसे तो किसान हमारे छोटी जोत वाले हैं, हम विशाल भूभाग वाले राष्ट्रों से अपने किसान की तुलना नहीं कर सकते जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, बल्कि हजारों एकड़ जमीन है। हमारे किसान के पास तो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ छोटे छोटे जोत के आकार हैं। उन छोटे जोत के आकार में कैसे बेहतर खेती करे, किसान सम्मान निधि उसके लिए वरदान सिद्ध हुई है कि अगर समय समय पर साल में 3 बार 2000 रुपया मिल जाए तो छोटे छोटे इनपुट की कास्ट निकल जाती है। अनेकों प्रयत्न हो रहे हैं, मैं उसके विस्तार में भी नहीं जा रहा। लेकिन तीसरा है किसान को ठीक दाम देना, और इसलिए एमएसपी की व्यवस्था और उस पर खरीद हो, इसके इंतजाम के लिए अनेकों योजनाएं, उसके विस्तार में भी आज जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा है फसल का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उस पर हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। परंपरागत फसलें उगाएं, गेहूं हो, चावल हो, धान, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग खेती कैसे हो सकती है। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, एक नहीं अनेकों तरह के। अब तो हाइड्रोपोनिक्स का जमाना आ गया। धरती कम है तो आसमान पे चलो, धीरे धीरे जैसे हाई राइज बिल्डिंग बनी वैसे हाई राइज खेत बनते हुए चले जाएं। तो नई नई जो तकनीकी है, नई नई जो पद्धतियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कृषि का विविधीकरण करें। उसमें पशुपालन जोड़ दो, उसमें मछली पालन जोड़ दो, उसमें मधुमक्खी पालन जोड़ दो। अनेकों प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, प्रयास किए भी जा रहे हैं, ताकि हम किसान को कम जमीन में भी वो ज़्यादा आमदनी कैसे प्राप्त कर सके और खाद्य की ज़रूरतों को भी हम कैसे पूरा कर सकें। और उसी दिशा में हमारे स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हमने तय किया किसान की लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं फसल कटाई के बाद जितना नुकसान होता है, अभी बता रहे थे, लगभग 13, 14, 15%, कई जगह 16% फसल कटाई के बाद ठीक प्रबंध ना होने के कारण किसान को नुकसान हो जाता है। हमारे पास किसान के उत्पाद को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, राइपनिंग चैम्बर नहीं, अलग अलग कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन उनका निर्माण कैसे हो, इसके लिए कई बार पैसे की वैसे व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक प्रमुख आयाम हमारी कृषि नीति का ये है कि फसल की कटाई के बाद। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।